नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेदांशी विहान चैनल पर और मैं हूं मृणालिनी। ये इंडियन रिवर सिस्टम सीरीज चल रही है। इंडियन रिवर सिस्टम सीरीज का आज हमारा ये दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी नदियों से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। दूसरा हमने ये जाना था कि भारत में दो तरीके की नदियां हैं। पहली हिमालयन रिवर्स हैं, दूसरी पेनिनसुलर रिवर्स हैं या प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयन रिवर्स हिमालय से निकलती हैं, जैसे सिंधु रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। और दूसरी जो मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां, वो जनरली बरसाती नदियां हैं। तो दो पार्ट में हम रिवर सिस्टम को स्टडी करेंगे। और हिमालयन रिवर सिस्टम में तीन जो मुख्य हैं, इंडस रिवर सिस्टम या सिंधु रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो इनको एक एक वीडियो में हम कवर करेंगे। तो बस आज का हमारा टॉपिक है इंडस रिवर सिस्टम। तो सिंधु नदी तंत्र का एरिया ये है और स्टेट के साथ मैं आप लोगों को कोरिलेट करके बताती जाऊंगी। और जब मैं बताते जाऊंगी तो प्लीज़ आप ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस नदी के किनारे पर बसे हुए शहर से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो बातों बातों में मैं ये तो बताना भूल ही गई कि रिवर सिस्टम किसे कहते हैं, क्योंकि जनरली हम नदियों को उनके नाम से जानते हैं, जैसे सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और भी बहुत सारी नदियाँ। तो रिवर सिस्टम क्या है? रिवर सिस्टम का मतलब होता है कि एक मुख्य नदी, जब उसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियां और जलधाराएं आके मिलती जाती हैं और फाइनली वो मुख्य नदी एक झील या महासागर, सागर में जाके मिल जाती है, तो उस पूरे सिस्टम को हम रिवर सिस्टम कहते हैं। और इस रिवर सिस्टम की ये सभी नदियां और जल धाराएं, ये जो पूरा एरिया होता है, इसको उस मुख्य नदी का बेसिन कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडस रिवर सिस्टम। तो अब तो ये बात क्लियर हो गई कि इंडस रिवर सिस्टम में इंडस रिवर और उसमें मिलने वाली जो अन्य नदियां और जल धाराएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और अब हम देख पा रहे हैं, जैसा मैप में बना हुआ है, कि इंडस रिवर कहाँ चाइना से निकल रही है, भारत में आ रही है और फिर पाकिस्तान से होते हुए यहाँ अरब सागर में मिल जा रही है। इस तरीके से सिंधु नदी या इंडस रिवर तीन देशों से, चीन, भारत और पाकिस्तान से होकर के बहती है। अब बात करते हैं इंडस रिवर के उद्गम की। तो इंडस रिवर का उद्गम चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर के निकट झील से होता है और फिर अपने उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई ये नदी भारत के लद्दाख के दमचोक के पास से भारत में प्रवेश करती है और आगे बहती हुई ये नदी गिलगिट से होते हुए दर्दिस्तान के पास से पाकिस्तान में प्रवेश करती है और कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। इस तरीके से चाइना से निकली हुई ये नदी भारत में एंटर करते हुए पाकिस्तान में अरब सागर में मिल जाती है और इस दौरान इस नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर्स है। और भारत का लेह शहर, लद्दाख की राजधानी लेह, सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। और ये हम एरिया इधर देख पा रहे हैं, तो ये पूरा हिमालय वाला एरिया है, इसलिए इस नदी को हिमालयन रिवर कहते हैं, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदी है। ये तो हमने इंडस रिवर की बात कर ली। अब आज हम पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम। तो इंडस रिवर में मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सिंधु नदी के अरब सागर में मिलने से पहले इसमें प्रमुख रूप से 5 सहायक नदियां आके मिलती हैं। कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। सिंधु नदी की सहायक नदियों में चेनाब और सतलज दो प्रमुख नदियां हैं। अब बात करते हैं चेनाब नदी की। तो चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसका उद्गम भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में ऊपरी हिमालय के बारालाचा दर्रे के पास से होता है। देखिए, इस मैप में भी आप देख पा रहे होंगे कि ये हिमाचल वाली लोकेशन है, यहाँ से ये चेनाब रिवर निकलती है। और हिमाचल प्रदेश की इस नदी का निर्माण दो नदी, चंद्र और भागा नदी से होता है, इसलिए हिमाचल में इसे चंद्र भागा नदी के नाम से भी जानते हैं। अब हिमाचल के लोगों को तो अच्छे से याद आ गया होगा कि हाँ, ये तो वही चंद्र भागा नदी है जिसे चेनाब रिवर कहते हैं। और ये नदी पाकिस्तान में जाकर के सिंधु नदी से मिल जाती है। और चेनाब के सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, सतलज, व्यास नदियां आके मिल जाती हैं। और अगर झेलम की बात करें तो झेलम वही नदी है जहां पे कहते हैं सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था। अब बात करें इस नदी के उद्गम की, तो ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में वेरीनाग से निकलती है।
और अब बात करें इंडस रिवर की दूसरी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर सतलज नदी की, तो ये नदी तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है और सिंधु नदी के समानांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ से अगर इस मैप में देखिए तो यहाँ से ये रिवर निकलते हुए हिमाचल प्रदेश से इंडिया में प्रवेश करती है और फिर पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में यहाँ चेनाब नदी में मिल जाती है। पर चेनाब नदी में मिलने से पहले इसमें व्यास नदी आके मिलती है। तो अब व्यास नदी कहाँ से निकलती है ये भी देख लेते हैं। व्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकल के हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरिके में सतलज नदी से मिल जाती है। तो ये प्लेस कौन सी है? हरिके। और अब दो बातों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। पहला तो हरिके, वो स्थान जहां पे मैंने बताया कि व्यास और सतलज नदी का संगम होता है, वहीं से देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है जो कि पंजाब और राजस्थान से होके गुजरती है। राजस्थान में इसकी लंबाई सबसे अधिक 470 किलोमीटर्स है। और दूसरी बात ये ध्यान दीजिएगा कि पाकिस्तान के बहावलपुर में जब सतलज नदी चेनाब से मिलती है तब ये चेनाब में मिलकर पंचनद नदी का निर्माण करती है। मतलब सिंधु घाटी में मिलने से पहले 45 किलोमीटर तक ये पांचों नदियां यहाँ एक होकर आगे बहती हैं। कैसे? ये देखिए, झेलम एक नदी, चेनाब दूसरी नदी, रावी तीसरी नदी, व्यास चौथी नदी और सतलज पांचवी नदी। तो ये पंचनद नदी का निर्माण करती हैं और ये एरिया ही पूरा पंजाब कहलाता है, जो आज की डेट में कुछ हिस्सा पाकिस्तान में, कुछ हिस्सा भारत में है। तो इतना तो हमने समझ लिया। अब एक बार फटाफट से इंडिया के मैप में पूरे वीडियो को रिवाइज करा देती हूँ। तो कितने देशों में इंडस रिवर बहती है? पहला चाइना, दूसरा भारत और तीसरा पाकिस्तान। और एक लाइन में हम ये कह सकते हैं कि सिंधु नदी तंत्र या इंडस रिवर सिस्टम में सिंधु रिवर मेन रिवर है, जिसकी मेन जो सहायक नदियां हैं उसमें चेनाब सबसे बड़ी सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज नदी जो तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है। और सतलज की सहायक नदी व्यास नदी कॉम्परेटिवली एक छोटी नदी है जो सिर्फ 460 किलोमीटर्स लॉन्ग है और ये सिर्फ इंडियन टेरिटरी में ही बहती है। तो अब ये बात तो साफ हो गई कि इंडस रिवर सिस्टम के द्वारा भारत के लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान का एरिया कवर कर लिया जाता है और उसके बाद उत्तराखंड से कमान संभाल ली जाती है गंगा रिवर सिस्टम के द्वारा। फिर एक बात ये भी दिमाग में आती है इतना सब सुनने के बाद कि जब ये नदियां मिलजुल के भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में बहती हैं तो पानी का बंटवारा कैसे होता है? तो इसके लिए 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक संधि हुई थी और इस समझौते के अनुसार तीन पूर्वी नदियां व्यास, रावी और सतलज, इनका नियंत्रण भारत को और तीनों पश्चिमी नदियां झेलम, चिनाब और सिंधु, इनका कंट्रोल पाकिस्तान को दिया गया। या फिर हम एक लाइन में कह सकते हैं कि ये जो पूरा इंडस रिवर सिस्टम है उसका 80% वाटर पाकिस्तान को, 20% भारत को दिया गया। और इंडस रिवर को पाकिस्तान की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरीके से हमने इंडस रिवर सिस्टम पढ़ लिया और रिवर सिस्टम को पढ़ते हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन ज़रूर दिमाग में आई होगी, क्योंकि यही वो इलाका है, इसी नदी के किनारे इंडस वैली सिविलाइजेशन होती थी पहले, जिसके साक्ष्य आज भी हमें मिलते हैं। और यहाँ पहली बार नगरों के प्रमाण मिलने के कारण इसे पहली नगरीय सभ्यता कहा जाता है। दूसरा, इस सभ्यता में पहली बार कांस्य के उपयोग किए गए थे, इसलिए इसे कांस्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो मेरे ख्याल से इंडस रिवर सिस्टम के बारे में हमने जो भी ज़रूरी बातें थी सभी समझ ली यहाँ पे। और अभी मैंने वीडियो में बताई गई सभी बातों को स्लाइड्स के फॉर्म में भी लिख दिया है, आप चाहें तो इसे खुद भी पढ़ सकते हैं। इसमें सभी नदियों से जुड़े हुए कुछ विशेष तथ्य लिखे हुए हैं। और हमारा अगला टॉपिक होगा गंगा रिवर सिस्टम। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस नदी के किनारे बसे शहर से वीडियो मेरा देख रहे हैं। और लास्ट में एक सवाल के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं।
तो आज का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? व्यास, चिनाब, रावी, सतलुज। अब इंडस रिवर सिस्टम पूरा समझने के बाद तो मुझे लगता है कि ये सवाल बहुत ही आसान है और प्लीज़ इसके जवाब कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर गंगा रिवर सिस्टम के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।